नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे समिति या एसोसिएशन के बारे में। पहले वाले वीडियो में जैसे हम बात कर चुके हैं कि समाज के अंतर्गत कई तरह के समूह पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं आकार में, कुछ बड़े होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक या द्वितीयक समूह कहते हैं। आदिम या ग्रामीण समाजों की बात करें तो वहाँ पर प्राथमिक समूहों के कई प्रकार होते हैं, जैसे एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, वंश समूह, गोत्र समूह। तो व्यक्ति इन समूहों का सदस्य जन्म के द्वारा बनता है, लेकिन समाज में कुछ समूह और संगठन ऐसे भी होते हैं जिनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति उनका सदस्य चाहे तो बने और नहीं चाहे तो नहीं बने। ये समूह द्वितीयक समूह कहलाते हैं। नगरों में ऐसे समूहों की संख्या अधिक होती है। ये संगठन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं। जब उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो इन संगठनों को समाप्त कर दिया जाता है। समाजशास्त्र में ऐसे समूहों या संगठन को ही समिति या संघ कहते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 3 तरह से कर सकता है। पहला, अकेला रहकर, जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, किसी की न तो मदद करे और न ही किसी से मदद ले। मानव सामाजिक प्राणी होने के कारण इस विधि को अधिक समय तक नहीं अपना सकता। दूसरा है संघर्ष के द्वारा। परस्पर संघर्ष के द्वारा भी लक्ष्यों की पूर्ति करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, जिसमें वह दूसरे व्यक्तियों की वस्तुओं को छीन के, लूट के, चोरी करके प्राप्त कर सकता है। जब सभी ऐसा करने की सोच लेंगे तो कौन किससे क्या छीनेगा, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह तरीका भी व्यवहारिक नहीं होगा। तीसरा है सहकारी आधार पर, यानी सहकारी विधि से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसमें व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का सहयोग ले और दूसरों को उनके उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करे। यह विधि स्वतः, आकस्मिक और योजनाबद्ध कोई सी भी हो सकती है। यह तीसरा तरीका व्यावहारिक, स्थायी और मानव स्वभाव के अनुकूल है। इसमें अनेक व्यक्ति मिलकर एक संगठन बनाकर उद्देश्यों की पूर्ति सहयोग करके कर सकते हैं। इस प्रकार के संगठन को समिति कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने समिति को परिभाषित करते हुए कहा है कि हम समिति को ऐसे संगठित समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी एक हित या हितों के समूह की सामान्य रूप से पूर्ति करने के लिए संगठित होता है। इन्होंने समिति को मूर्त बताया है। मनुष्यों का यह संगठित समूह है। यह संगठन किसी एक उद्देश्य या अनेक उद्देश्यों के लिए स्थापित किया जाता है। समिति एक संगठन के रूप में होती है। यह संगठन सामान्य रूप से समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। ऑगबर्न और निमकोफ के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो सामान्यतया विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशिष्ट या सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के अलावा और कुछ नहीं है। इसी तरह समिति को परिभाषित करते हुए फेयरचाइल्ड कहते हैं, समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसकी स्थापना सामान्य लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए की जाती है। इसके स्वयं के कार्यकर्ता और आत्मनिर्भर प्रशासकीय संरचना होती है। गिन्सबर्ग के अनुसार समिति ऐसे व्यक्तियों से बनी होती है जो किसी विशेष कार्य अथवा कार्यों को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं। बोगार्डस भी समिति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समिति सामान्यतया लोगों द्वारा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ काम करना है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि समिति मनुष्यों का एक विशिष्ट संगठन है जो योजनाबद्ध विधि से किसी एक या अनेक उद्देश्यों या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे मजदूर संघ, कर्मचारी संघ, व्यापारिक संघ, राजनीतिक दल इसके उदाहरण हैं। समिति एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करता है। समिति की अनेक विशेषताएं हैं जिन्हें हम आगे बात करते हैं।
समिति की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो समिति की सबसे पहली विशेषता है कि यह मनुष्यों का समूह होता है। यह एक संगठित समूह है। व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। बिना मनुष्यों के हम समिति की कल्पना नहीं कर सकते। समाज में अनेक व्यक्ति मिलकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, उसे समिति कहते हैं। वास्तव में यह व्यक्तियों के बिना नहीं निर्मित हो सकती। समिति के बिना व्यक्तियों की आवश्यकताओं, उद्देश्यों और हितों की पूर्ति संभव नहीं है। समिति में मनुष्यों का होना आवश्यक है। समिति की दूसरी विशेषता है सहयोग की भावना। व्यक्ति 3 तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, जैसा कि मैकाइवर और पेज ने बताया था। अकेला रहकर, छीनकर और सहयोग करके। तीसरा तरीका जो है सहयोग का, वह व्यावहारिक और उपयुक्त है। इसके द्वारा ही समिति बनती है। समिति के निर्माण का आधार सहयोग की भावना होती है। कई लोग परस्पर एक दूसरे से समान हितों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। समिति के सदस्य परस्पर तब तक सहयोग करते हैं जब तक उनके हितों की पूर्ति नहीं हो जाए। जब सदस्य सहयोग करना बंद कर देते हैं तब समिति भी बिखर जाती है। सहयोग की भावना समिति की बहुत ही आवश्यक विशेषता है। समिति की तीसरी विशेषता होती है समान उद्देश्य। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से पारस्परिक संबंध तब स्थापित करता है जब उनके परस्पर उद्देश्य समान होते हैं। 2 या अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करके स्थापित करते हैं और समिति का निर्माण करते हैं। एक समिति के सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं। समान उद्देश्य ही व्यक्तियों को परस्पर संपर्क में लाने के लिए बाध्य करते हैं। समिति का आधार व्यक्तियों का समान उद्देश्य होता है। उद्देश्यहीन समूह को हम समिति नहीं कहते। प्रत्येक समिति का कोई न कोई उद्देश्य होना आवश्यक है। समिति का चौथी विशेषता है संगठन। समाज में लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, संगठन और कार्यप्रणालियाँ। समिति संगठन है। व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं तथा संगठित होकर अपने स्वार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गिन्सबर्ग भी कहते हैं कि समिति मनुष्यों से बनी होती है जो कार्यों को पूरा करने के लिए संगठित होती है। इसी के साथ समिति जो है उसमें स्थायित्व और निरंतरता भी होती है जो समिति की सफलता के लिए आवश्यक है। समिति की एक और विशेषता है मूर्तता। क्योंकि समिति मनुष्यों का संगठित समूह होता है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। व्यक्ति उनके सदस्य बनते हैं, इच्छा होने तक उसके सदस्य बने रहते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति के बाद सदस्यता का त्याग भी कर सकते हैं। समिति मनुष्यों का समूह है। यह एक संगठन है, इसीलिए यह मूर्त है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। समिति स्थायी नहीं होती। अनेक व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठित होकर समिति बनाते हैं। जब उनके हितों या स्वार्थों की पूर्ति हो जाती है तब वे उस समिति की सदस्यता छोड़ देते हैं और समिति जो है वह समाप्त हो जाती है। इसलिए समिति की प्रकृति को समाजशास्त्रियों ने अस्थायी बताया है। यह भी देखा जाता है कि समिति वर्षों तक अपने सदस्यों की हितों की रक्षा और पूर्ति करती है, लेकिन उसकी प्रकृति अस्थिर ही होती है क्योंकि पुराने सदस्य जो हैं वह उसकी सदस्यता छोड़ देते हैं जिनके हितों की पूर्ति हो गई है। समिति की एक अन्य विशेषता होती है ऐच्छिक सदस्यता। समिति कुछ निश्चित और विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। समिति में वे ही लोग सदस्य बनते हैं जिनके इस समिति के द्वारा उद्देश्य पूर्ण होते हैं। समिति की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है, चाहे जब वह इसका सदस्य बन सकता है और जब चाहे इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। यह सब समिति के नियमों के अनुसार करना ज़रूरी होता है। व्यक्ति समिति का सदस्य स्वयं के स्वार्थ या हितों की पूर्ति के लिए बनता है और स्वार्थ पूर्ति के बाद सदस्यता छोड़ देता है। इसलिए समिति की सदस्यता ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं।
समिति की एक और विशेषता बताई जाती है इसकी स्थापना। समाज में दो तरह के संगठन होते हैं। एक तो वे जिनकी उत्पत्ति स्वतः हो जाती है और विकास होता है जिनका, जैसे समाज, समुदाय, परिवार। लेकिन कुछ संगठन ऐसे होते हैं जिनकी योजनाबद्ध विधि से निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थापना की जाती है। तो समिति भी समाज का इसी तरह का संगठन है जिसकी स्थापना या निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं। समिति का विकास स्वतः नहीं होता। यही कारण है कि समिति की प्रकृति भी अस्थायी होती है। कुछ लोग मिलकर समिति के कार्य, नियम, उद्देश्य निर्धारित करके समिति की स्थापना करने की घोषणा करते हैं। समिति की एक और विशेषता है साधन। मानव अपना जीवन यापन समाज में करता है। उसकी अनेक आवश्यकताएं होती है जिन्हें वह समाज में रहकर ही पूरा करता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों या समाज के सदस्यों से संबंध स्थापित करता है। उसके दो प्रमुख कारण या आधार होते हैं, पहला लक्ष्य और दूसरा साधन। समिति लक्ष्य नहीं है, समिति एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित होकर लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। समाज में साधन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए, इसीलिए समिति मनुष्यों का ऐसा संगठनात्मक साधन है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है और जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए करता है। एक और नियम जो समिति का बताया जाता है वह है नियम। क्योंकि समिति एक संगठन है जिसकी स्थापना नियमों के अनुसार की जाती है। समिति निश्चित कार्य प्रणालियों के अंतर्गत सदस्यों के हितों की रक्षा करती है। समिति की कुछ शर्तें होती हैं। समिति के सदस्य वही बन सकते हैं जो उसकी न्यूनतम योग्यता नियमों के अनुसार पूरी करते हैं, और जो उन नियमों का उल्लंघन करता है उसकी सदस्यता समाप्त भी कर दी जाती है। समिति की अनेक प्रमुख विशेषताओं में एक उसके नियम ही है। समिति नियमों पर आधारित होती है। नियम नहीं हो तो समिति भी नहीं हो सकती। समिति के संगठन, व्यवस्था और निरंतरता के लिए नियमों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।